चलो आओ। अभी तो तुम्हारी वाली क्लास में तो प्रसारण भी नहीं होगा ना, शुरू ही होगा मेरे ख्याल से 5:20 से। 5:20 से शुरू होगा ना चंद्रयान 3 का। तो अरे मैं तो दिखा दूंगा, लेकिन 5:20 में मेरी क्लास ही नहीं होगी, तुम ऊपर होगे ना उस टाइम पे। तुम लोगों को नीचे बुला लूँ? अगर 12वीं की क्लास के सारे बच्चे आए, मैं कह रहा हूँ सारे क्या 80% भी आए, तो भी तुम लोग के बैठने की जगह नहीं बचेगी। हाँ चलो देख लेंगे, कोई बात नहीं। अच्छी चीज़ें देखनी चाहिए कुल मिला करके ना, वंस इन अ लाइफ टाइम मौका है। अगर इंडिया सक्सेसफुल हुआ तो इससे पहले कोई देश चांद के साउथ पोल पे नहीं उतर पाया है। हाँ तो अगर हम सक्सेसफुल रहे तो हम फर्स्ट कंट्री होंगे जो साउथ पोल पे उतरेंगे, मून की पे। और ये अच्छी बात है, कोई छोटी बात तो नहीं है। देश में डेवलपमेंट हो रही है। इस न्यूज़ से आज शेयर मार्केट इतनी खुश हुई, मतलब कि जैसे ही सुबह 10 बजे के करीब एकदम ये न्यूज़, मतलब एग्जैक्ट टाइम आ गया टचडाउन का कि इस समय को टचडाउन होगी, तो पिछले तकरीबन 8 दिन से शेयर मार्केट 44,000 से नीचे थी। ये न्यूज़ के आते ही अगले आधे घंटे के अंदर अंदर शेयर मार्केट 45,000, 44,000 से सीधा कहाँ गई 45,000। हालांकि सस्टेन नहीं हुई, 44,500 पे जाके सस्टेन हुई। आज इतना पैसा बना है ना लोगों का इस मार्केट से कि बस मैं तुम्हें क्या ही बताऊं। मतलब बहुत एक्सट्रीम केस में जा कर के आज लोगों ने पैसा बनाया। मैंने भी बनाया है, बट उतना नहीं बनाया जितना होना चाहिए। मैं तो अभी कच्चा खिलाड़ी हूँ ना, बाकी रोनित बॉय जानता है। तो चलो आओ। तो हम बात करने लगे थे, हमको स्टार्टिंग जो करनी है वो, हाँ आ जाओ बच्चे, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। गेट बंद कर दो पूरा, ठीक है हो गया। इधर बैठ जाओ आप, है ना, ठीक है बता देंगे। तो हम लोग जो है स्टार्टिंग आज करेंगे वर्क, एनर्जी और पावर की। किसकी शुरुआत करेंगे? वर्क, एनर्जी और पावर की। और बार बार मेरे से तुम लोग पूछते रहते थे कि भाई स्कूल में हमको तो जी ये पढ़ाया है, ये पढ़ाया है, फलाना पढ़ाया, ढिमकना। मैंने हर चीज़ का समापन ही कर दिया। ये जो लिखा हुआ है ये तुम्हारा CBSE का सिलेबस है, वर्क, एनर्जी एंड पावर का, ठीक है। मैं इसको फॉलो करूँगा कम्प्लीटली। हालांकि इससे आगे भी जा कर के मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा कहीं कहीं पर, बहुत सारी जगहों पर। लेकिन अगर किसी के दिमाग में डाउट आए कि भाई फ़लानी चीज़ हमारे सिलेबस में है या हमारे सिलेबस में नहीं है, तो इससे कंपैरिजन कर लें। ये जो लिखा हुआ है ये CBSE की वेबसाइट से दिया गया आपका वर्क, एनर्जी एंड पावर का क्या है, सिलेबस है। तो आप लोगों को क्या करना है, पहले पेज पे आपको ये उतार लेनी है। इन सब चीज़ों की हम लोग चर्चा इस चैप्टर में करेंगे। वर्क, एनर्जी एंड पावर की हेडिंग डाल के पहले पेज पर यही आप उतार लीजिए प्लीज। इजी चैप्टर है, छोटा चैप्टर है, जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा। इसमें ज़्यादा कुछ परेशानी आप लोगों को जो है ना आएगी नहीं, सिंपल चैप्टर है। नोशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। नोशन का मतलब है बेसिक आइडिया ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। क्या कह रहा है, सरकारी में पढ़ रहा है, क्या कह रहा है? सारा ही पढ़ना है, अच्छा। हमें इतना पता है कि हम जिन्हें गुरु मानते हैं वो अगर ये कह देना कि बेटे 10 कदम पीछे चलो, तो हम चलते हैं।
हमें नहीं पता उसका क्या फ़ायदा है, बट हम चलते हैं। कुछ समझा? नहीं समझा? अब जैसे मैं जिम जाता हूँ, है ना, तो अब मैं जिम का तो प्रो नहीं हूँ ना, तो ट्रेनर के अंडर हूँ। ट्रेनर अगर ये कह दे कि इसी वेट के 60 रैप लगाने हैं, 4 सेट लगाने हैं, 15-15 लगाने, हमें मालूम है वो हमसे ज़्यादा जानता है। हम हर क्षेत्र के तो प्रो नहीं हो सकते ना। अर्थात कि जो काम कहा जाए उसको कीजिए। क्या हुआ? 2 तरीके के सर्कल होते हैं, ऐसे घुमाया जाए तो हॉरिजॉन्टल सर्कल और ऐसे घुमाया जाए तो वर्टिकल सर्कल। अभी तक जो तुम पढ़े हो वो हॉरिजॉन्टल सर्कल पढ़े हो तुम लोग। V बराबर R ओमेगा, A बराबर R अल्फ़ा, A बराबर ओमेगा स्क्वायर R, याद करो। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ये सब तुम हॉरिजॉन्टल सर्कल में पढ़े हो। वर्टिकल सर्कल अभी नहीं पढ़े हो। वर्टिकल सर्कल तो एकदम कंटाप चीज़ है, मज़ा आ जाएगा जो है। क्या लिख लिया गया है भैया? नहीं आया? हो गया? आगे बढ़ा जाए? आइए। तो अब आज कोशिश करेंगे हम कि जो वर्क वाला पार्ट है उसको हम समाप्त कर लें। और क्योंकि आज की पहली क्लास है तो थोड़ा सा बेसिक आइडिया भी रहेगा इसका, थोड़ा ध्यान दें। अगर ये क्लास आप लोगों से मिस हो गई तो फिर पूरा वर्क एनर्जी एंड पावर आपको समझ आएगा ही नहीं। हम पढ़ना चाहते हैं कि वर्क क्या होता है, और अगर मैं हिंदी में बात करूं तो वर्क का मतलब है कार्य। मैंने दिमाग लगाया, मैंने क्या किया, एक हॉरिजॉन्टल सरफेस लेट किया और इस हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर एक ब्लॉक रख लिया। एक हॉरिजॉन्टल सरफेस लेट किया और इस हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर क्या रख लिया? एक ब्लॉक रख लिया। ब्लॉक का मास चाहे कुछ भी क्यों ना हो, मैंने ये कंसीडर कर लिया कि मैंने इस ब्लॉक के ऊपर F फोर्स लगाई। कितनी फोर्स लगाई? F फोर्स लगाई। और ये फोर्स मैंने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ ऐसे लेट कर लो, थीटा एंगल पर लगाई। कितने एंगल पर लगाई? थीटा एंगल पर मैंने ये फोर्स लगाई। अब एक बात तो तय है कि मेरे इस फोर्स लगाने की वजह से ये जो ब्लॉक है ये आगे की डायरेक्शन में चलेगा। चलना चाहिए नहीं चलना चाहिए? हाँ ना बोलो। चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? ब्लॉक चलेगा। मैंने फिर से थोड़ा सा दिमाग लगाया और ये जो फोर्स बनी है F, मैंने इस फोर्स के 2 कंपोनेंट कर लिए। मैंने एक कंपोनेंट तो ये कर लिया और एक कंपोनेंट ये कर लिया। बोलो सही है मेरे भाई? कंपोनेंट ऐसे ही होते हैं। और अब तो ये एक बेसिक चीज़ है जो मुझे लगता है कि तुम सभी को आनी चाहिए, जिसके साथ थीटा बन रहा है। ये वाला जो कंपोनेंट है ये होगा F cos थीटा, और जो दूसरा बचेगा वो क्या बचेगा? F sin थीटा। क्या ये बात सही है? अब अगर हम ये मान लें कि इस फोर्स की वजह से ये बॉडी यहाँ से ऐसे लेट कर लो, यहाँ से ये ब्लॉक खिसक करके आगे आ गया। ब्लॉक अब यहाँ था लेकिन अब ब्लॉक कहाँ आ गया? यहाँ। और ये जो ब्लॉक ने दूरी तय करी, ये दूरी को हम क्या मान लेते हैं? S, क्योंकि वैसे भी हम डिस्प्लेसमेंट को क्या बोलते हैं? S। वैसे भी हम डिस्प्लेसमेंट को क्या बोलते हैं? S। तो मैं जरा थोड़ा सा रिकैप में जा रहा हूँ 9th क्लास के में। वर्क ऐसी चीज़ नहीं है जो तुम 11th में पहली बार पढ़ रहे हो। वर्क डन तुमने 9th क्लास में पढ़ा है, और जो तुम्हें पढ़ा है वो तुमको आना
सच्चाई। वो बात दूसरी, तुम्हें याद ही नहीं होगा क्योंकि तुम, हो सकता है तुम्हारी 9th क्लास जो है वो प्रॉपर ऑनलाइन चल रही हो। अगर याद है तो आपको 9th क्लास में वर्क का एक फॉर्मूला पढ़ाया गया था कि वर्क बराबर होता है फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। क्या आपको याद आया कि वर्क बराबर क्या होता है? फोर्स इनटू में। अरे यार मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। क्या सभी को ये फॉर्मूला याद है कि वर्क बराबर में क्या होता है? फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। अच्छा आओ जरा अब ध्यान से सोचते हैं, 9th से 11th की ओर चलते हैं। तुम लोग सोच के मुझे बताओ, इस ब्लॉक को चलने में फोर्स के कौन से कंपोनेंट ने मदद की है? एफ कॉस थीटा ने या साइन थीटा ने? सभी लोग बोलो, कॉस ने, साइन ने। चला इसको कौन रहा है? कॉस। साइन तो आर को बैलेंस कर देगा या इसके वेट को बैलेंस कर देगा, हाँ ना बोलो। मतलब इसको चला कौन सा कंपोनेंट रहा है? एफ कॉस थीटा। कौन सा कंपोनेंट चला रहा है? तो जब मैं यहां पे फोर्स की बात करूंगा तो मुझे यहां पे फोर्स की जगह क्या लिखना चाहिए? एफ कॉस थीटा। यार हाँ ना बोलो, मुझे फोर्स की जगह क्या लिखना चाहिए? और डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई है? एस। डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई है भाई? सो ओवरऑल वर्क डन का अगर ध्यान लगा के देखो, फॉर्मूला बनाए तो फॉर्मूला क्या बना? एफ एस कॉस थीटा। वर्क डन का फॉर्मूला क्या बना? एफ एस। और इसी वर्क डन को लिखा जा सकता है एक और तरीके से, और इसको लिखा जा सकता है एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर। इसको क्या लिखा जा सकता है? एफ वेक्टर डॉट। ऐसा इसलिए लिखा जा सकता है क्योंकि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर होता है ए बी कॉस थीटा के। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर होता है किसके? ए बी। अब ध्यान लगा के सोचो, 9th क्लास के फॉर्मूले में वर्क डन का जो फॉर्मूला था वो केवल था फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। बोलो यही था। लेकिन अब तो इस फॉर्मूले में आ गया एफ एस कॉस थीटा। अब फॉर्मूले में क्या आ गया? एफ एस। तो सुनो मेरी बात, ये वाला जो ज्ञान है ये है किताबी ज्ञान 9th क्लास का जो अधूरा था, और ये वाला जो ज्ञान है ये है असल ज्ञान जो कि पूरा है। यानी कि वर्क डन का जो असली फॉर्मूला है वो है एफ एस कॉस थीटा। ध्यान लगाओगे तो लॉजिकली तुमको एक बात पता लग जाएगी कि वर्क करने में एंगल का बहुत बड़ा हाथ है। आप सोच के देखिए, आप किसी चीज़ को ऐसे पुल कर रहे हैं, पहले तो ऐसे भी पुल कर सकते हैं, एंगल अब सीधा कितना डिग्री हो गया? 90। आप ऐसे भी पुल कर सकते हैं, एंगल बदल गया। आप ऐसे भी पुल कर सकते हैं, फिर एंगल बदल गया। आप ऐसे भी पुल कर सकते हैं, एंगल बदल गया। आप ध्यान लगा के देखो और सोचो, थोड़ा सा महसूस भी करो कि अगर इस एंगल को बदलते जाओगे तो हर बार क्या सेम फोर्स लगानी पड़ेगी या अलग अलग? इसका मतलब जो वर्क हो रहा है वो किस पे डिपेंड करना चाहिए? एंगल पे। जो वर्क हो रहा है वो किस पे डिपेंड करना चाहिए? और यही बात मुझे ये फॉर्मूला बता भी रहा है कि वर्क डन किस पे डिपेंड करता है? एंगल। तो फिर 9th क्लास में तुमको ये क्यों पढ़ाया था कि वर्क फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है? इसलिए पढ़ाया था क्योंकि तब तुम चिलगोजे किस्म के बच्चे थे, छोटे छोटे बच्चे थे, तुम डेवलप कर रहे थे। एक रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई थी तुम्हारे ऊपर कि पूरी 9th क्लास में तुमने जितना भी वर्क पढ़ा होगा उस पूरे वर्क में थीटा को क्या माना गया था? पूरी 9th क्लास में थीटा को क्या माना गया था? क्योंकि तुम ध्यान लगा के देखो, अगर तुम यहां पर ही थीटा को 0 मान लो तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। क्या बन जाएगा? फोर्स इनटू में। मतलब तुमको जो 9th में पढ़ाया उसमें ये चीज ऑलरेडी एक लेट कर ली गई थी कि थीटा हमेशा कितना डिग्री होगा? हमेशा 0 होगा। क्या ऐसा मुमकिन है? नहीं। हर बार 0 होगा ऐसा बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है, हाँ ना बोलो। तो ये बेसिकली फॉर्मूला आया किसका? वर्क डन का। दूसरा एक और चीज सोचो, लॉजिकली सोचो, मैंने ऐसे एंगल पे फोर्स लगाई, ये मैंने अक्लमंदी का काम किया या बेवकूफ़ी का काम किया? अगर मेरा मकसद इस बॉडी को चलाने का है ना, अगर मैं चाहता हूं कि ये बॉडी मोशन करे, तो ये ऐसे एंगल पे फोर्स लगाने से मैंने अच्छा किया बुरा किया?
अच्छा किया बुरा किया? मैंने बुरा किया है। अब मैं बताता हूँ क्यों मैंने बुरा किया। मान के चलो ये ब्लॉक रखा हुआ है, वही केस मैं दोबारा ड्रॉ कर रहा हूँ। मैंने अब की बार वैल्यूज़ ले लेता हूँ। मान लो मैंने फोर्स लगाई 20 न्यूटन की। कितने न्यूटन की? कितने न्यूटन की फोर्स लगाई? और मान लो ये फोर्स मैंने लगाई है, बोलो कितना एंगल ले लूँ? 37 डिग्री। 37 से आंसर सही आएगा ना? तो जब हम कंपोनेंट करेंगे तो एक इधर और एक इधर, तो ये वाली फोर्स आएगी 20 कॉस 37 और ये वाली फोर्स क्या आएगी? 20 साइन 37। अच्छा जी, कॉस 37 की वैल्यू जी 4/5। अब तो याद हो गई ना सबको? 4/5। तो फोर्स कितना आया? 16 न्यूटन। तो ये कितना न्यूटन आया? 12 न्यूटन। बात सही है, यही आएगा। तुम ध्यान लगा के सोचो, तुम बॉडी को चलाना चाह रहे थे, तुमने बॉडी को चलाने के लिए कितने न्यूटन का फोर्स लगाया, लेकिन बॉडी चल कितने न्यूटन से रही है? 16। तुम्हारा 4 न्यूटन क्या हो गया? वेस्ट। तुम्हारा 4 न्यूटन फोर्स क्या हो गया? तो अगर तुम्हारा मकसद केवल इस बॉडी को चलाने का था तो तुमको एंगल पे फोर्स लगाना ही नहीं चाहिए था, है ना? सारा का सारा फोर्स इस्तेमाल कब होगा? जब थीटा कितना हो जाएगा? जब थीटा कितना हो जाएगा? तो जैसे जैसे, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे थीटा अप्रोच करेगा 0 डिग्री को, बॉडी को आगे चलने में क्या मिलेगी? हेल्प, और मैक्सिमम हो जाएगा थीटा 0 पे। और जैसे जैसे थीटा 0 डिग्री से बढ़ेगा, मतलब 90 को अप्रोच करेगा, मुझे लगता है वर्क डन घटता जाएगा। वर्क डन क्या होता जाएगा? और उसका कारण क्या है कि वर्क डन कौन से थीटा पे डिपेंड कर रहा है? कॉस थीटा पे। कॉस की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? 0 डिग्री पे। कॉस की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? 0 पे। कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है? और मिनिमम कहाँ होती है? गलत, 180 पे, -1। 0 मिनिमम थोड़ी है गधेड़ो। मिनिमम कहाँ होती है? 180 पे। और कितनी होती है? -1। तो मतलब अगर थीटा 0 रहेगा तो वर्क क्या रहेगा? मैक्सिमम। यार हाँ ना बोलो, मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। एक प्राणी ऐसे दौड़ता है, एक प्राणी थोड़ा ऐसे दौड़ता है, सब एंगल का फर्क है और सबके दौड़ने की रफ्तार क्या हो जाती है? अलग अलग। सबके दौड़ने की रफ्तार क्या हो जाती है? तो क्या वहाँ पे जो वो वर्क कर रहा है, उस वर्क में भी ये थीटा काम आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ ना बोलो, उस वर्क में भी ये थीटा काम आ रहा है, नहीं आ रहा है? इसीलिए कहते हैं कि वर्क डन किस पे डिपेंड करेगा? थीटा पे। क्या यहाँ तक की बात तुम्हें क्लियर हुई? क्या वर्क डन की डेफिनेशन लिखवा दूँ? कुछ फालतू की बातें भी लिखवा दूँ जो तुमको अच्छी लगेंगी? पेपरों में, किताबों में ऐसे लिखा होता है, जैसे फालतू की बात नहीं है, खाम खाम की बात। वर्क डन अभी उतारने का नहीं, जब मैं बोलूँगा तब उतारना। वर्क डन एक स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? बहुत अच्छे। एसआई यूनिट क्या होगी वर्क की? जूल। जूल को लिख देते हैं हम न्यूटन मीटर, और न्यूटन मीटर भी इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि फोर्स की यूनिट है न्यूटन, दूरी की यूनिट है मीटर, एंगल की कोई यूनिट होती नहीं। तो या तो जूल कह दो या क्या कह दो? न्यूटन मीटर कह दो, है ना? यहीं से चाहो तो वर्क की डायमेंशन डोमेंशन भी निकालो, सब फालतू की बातें हैं, है ना? क्या आएगी? फोर्स की डायमेंशन। देखो देखो, तुम रट्टू, तुम हो, देखो रट्टू लोग, तुम ना रट्टा मार घूमते हो, ठीक है? मैं निकलवा रहा हूँ। कैसे? फोर्स की डायमेंशन क्या है? ml। डिस्प्लेसमेंट की, एंगल की कोई डायमेंशन, तो ओवरऑल वर्क की डायमेंशन क्या आई? ml/t। हाँ ना बोलो, वर्क की डायमेंशन क्या आ गई? ml/t-2। क्या तुमको ये बात समझ में आई? तो पहले जरा वर्क की डेफिनेशन लिखो, फिर ये सब उतारना। लिखो, वर्क इज सेड टू बी डन, वर्क is said to be done, is said to be done when a force applied, when a force applied on a body, displaces a body. When a force applied on a body displaces a body, full stop। जब किसी बॉडी पर लगाया गया हो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट भी हो, ये ज़रूरी है समझना। डिस्प्लेसमेंट होना ज़रूरी है, खाली फोर्स के लगने से वर्क डन होगा ये ज़रूरी नहीं है।
उदाहरण के तौर पर कोई भी व्यक्ति ये सोचे कि हम इस क्लासरूम को बड़ा कर लेंगे, और कैसे बड़ा कर लेंगे, बोले भाई दीवारों को धक्का मारेंगे, दीवारों को धक्का मारेंगे, साइड वाला स्पेस भी अंदर कर लेंगे। तो तुम ध्यान लगा के सोचो, अगर कोई आदमी दीवार को धक्का मारना शुरू कर दे तो फोर्स तो उसने लगाया ना, क्या उस फोर्स लगाने की वजह से दीवार में कोई डिस्प्लेसमेंट आएगा? तो वर्क डन क्या होगा? बेशक उसने फोर्स लगाया। तो वर्क होने के लिए दो कंडीशन है, पहला फोर्स का लगना जरूरी है, दूसरा डिस्प्लेसमेंट का होना भी जरूरी है। अगर ऐसा नहीं होगा तो कहानी क्या हो जाएगी? गड़बड़। बात पल्ले पड़ी मेरे भाई, उतार डाला। अब ये किताबी ज्ञान, असल ज्ञान सारा उतार ले। जल्दी उतारो फटाक से। डन भाई? हाफ ईयरली कब है? 11 सितंबर से ना? हाँ हो जाएगा तब तक। देखो सुनो बेटा, एक चीज़ मैं तुम्हें बहुत पहले ही बता दूं, ये भी एक लाइफ हैक है, और क्योंकि तुम लोग पहली बार ही 11th में आए हो, है ना? तुम्हें कोई एक्सपीरियंस तो है नहीं, तो मैं तुम्हें 2-3 बातें एकदम क्लियर कर दूं। सबसे पहली बात, स्कूल के टीचर की रफ्तार को इंस्टीट्यूट में पकड़ पाना नामुमकिन है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। पहली बात, हम 2 चीज़ों पे फोकस कर सकते हैं, या तो सीखने पे या सिलेबस पे। अगर हम सीखने पे फोकस करेंगे तो हमारी रफ्तार थोड़ी सी क्या रहेगी? स्लो। हाँ, अगर तुम चाहते हो कि केवल सिलेबस ख़त्म हो तो तुम मुझे बताओ, मैं सिलेबस गोली की रफ्तार से ख़त्म कर दूंगा, और 15 से 20 अक्टूबर तक तुम्हारी दोनों बुक ख़त्म करने की ताकत में रखता हूँ, वो मैं करवा सकता हूँ। लेकिन उसमें तुम्हें समझ में क्या आएगा, इस बात की कोई मेरी गारंटी नहीं है। फिर मैं स्लाइड व्लाइड थोड़ी ना बना के लाऊंगा, फिर मैं डायरेक्ट अपने मन से पढ़ाऊँगा। इतनी मेहनत क्यों करूँगा? इनमें बीच में क्वेश्चन भी डालता हूँ मैं, है ना? हमारी जो रफ्तार रुक रही है या जो स्लो हो रही है, वो इसलिए हो रही है कि हम एक टॉपिक पढ़ते हैं और फिर उसके बाद पहले उसके क्या करते हैं? क्वेश्चन, तभी तो हम आगे बढ़ रहे हैं। अगर हम सीधी सीधी थ्योरी पढ़ना शुरू कर दें और सवाल बिल्कुल करें ही ना, तो हमारी रफ्तार बहुत तेज़ हो जाए, जैसा स्कूलों में होता है ना? मैं जब स्कूल में पढ़ाता था, मैंने अपने कई बार एग्जाम्पल तुम लोग को दिए हैं। मैंने खुद ने सितंबर एंड में स्कूल, नहीं सितंबर एंड मैंने लेट बोल दिया, सॉरी, अगस्त एंड तक जो ये समय चल रहा है, मैंने 12वीं की दोनों किताबें ख़त्म कर रखी हैं, और मैं अक्सर 31 अगस्त तक पूरा सिलेबस ख़त्म करा दिया करता था स्कूल्स के अंदर। रीज़न मैंने तुम्हें बता दिया, सवाल हम कराते नहीं थे, टॉपिक हम जंप मार देते थे कि एक टॉपिक पढ़ाया या 2 टॉपिक पढ़ाए तो एक टॉपिक होमवर्क में दे दिया। एक तो बात ये हो गई, पहली चीज़, इसको समझो। दूसरी चीज़ एक और समझो ध्यान से। अब तुम्हारे हाफ ईयरलीज आ रहे हैं, देखो तुम लोग क्या काम करोगे कि जैसे सपोज करो 5 यूनिट आ रही हैं तुम्हारी हाफ ईयरली में, तुम कोशिश करोगे 5 के 5 को तैयार करने की। ऐसा अगर तुम करोगे तो तुम कुछ भी तैयार नहीं कर पाओगे। पढ़ने का सही ढंग क्या है, तुम लोग करते क्या हो? जैसे मान लो आज डेट शीट आ गई, 10 दिन बाद एग्ज़ाम है, अब मान लो 10 दिन बाद फिज़िक्स का पेपर है, लेट करो, तो तुम क्या कोशिश करोगे? ऐसे, जैसे ये नोटबुक है तुम्हारे पास, हाँ अरे ये भी आ रहा है सिलेबस में, पढ़ लिया, आगे, ये भी हो गया। तुम ऐसे करके जल्दी जल्दी में लगभग पूरे सिलेबस को कवर करने की क्या करोगे? कोशिश करोगे। अब इसका नतीजा क्या रहेगा? इसका नतीजा ये रहेगा, मान लो तुमने 10 दिन लगाए फिज़िक्स की तैयारी करने में, और तुमने 5 यूनिट तैयार करी आधी, है ना? तो वो तुम्हें फिज़िक्स के पेपर तक तो याद रहेंगी, और जैसे ही फिज़िक्स का पेपर ख़त्म होगा, क्योंकि तुमने बहुत तेज़ी में वो तैयार किए हैं, तो उसको तुम भूल जाओगे। ऐसा ही तुम केमिस्ट्री के पेपर में करोगे, ऐसा ही बायो में, ऐसा ही मैथ में, तुम इसी प्रोसेस को रिपीट करते चल रहे हो, करते चलोगे भी। क्यों? तुम्हें आदत है, 10th तक तुमने यही किया है। तुम लोग 10th में तभी पढ़ना शुरू करते थे जब डेट शीट सर पे आ जाती थी, या एकदम से डेट शीट डिक्लेयर हो जाती थी। अब 10th में और 11th में फ़र्क क्या है कि 10th में सिलेबस के नाम पे कुछ है ही नहीं, है ना? मुश्किल से जितनी फिज़िक्स केवल तुम लोग अब तक पढ़ चुके हो, उतनी शायद पूरी 10th की साइंस रही होगी। तो उसको क्या तुम 3 दिन में, 4 दिन में कवर फिर भी कर सकते थे, क्योंकि करने के लिए कुछ था नहीं। यहाँ पे अगर तुम ऐसा करोगे तो पहली बात तो तुम्हारा फेल होना तय है, तुम मारे गए अगर तुम ऐसा करते हो। दूसरा, तुमने एक और गलती कर दी। तुमको क्या करना चाहिए था, इस तरीके से तैयारी करके जब अगली बार दोबारा एग्जाम आएगा तो फिर तुम कहाँ से शुरू करोगे? 0 से।
तुम्हें कुछ नहीं आता। इससे बेहतर है तुम्हें क्या करना चाहिए था, अपने दिमाग में सेट कर लो 5 यूनिट आ रही है ना, मैं 5 नहीं तैयार करूँगा, मैं तैयार करूँगा 3 यूनिट, चौथी और 5वीं यूनिट को बिल्कुल छोड़ दो, लेकिन 3 यूनिट ऐसे तैयार कर लो कि दोबारा उनकी तैयारी ना करनी पड़े, सिर्फ रिवाइज करना पड़े, ताकि जब अगला एग्ज़ाम आए तो तुम अगली 2 यूनिट या 3 यूनिट और तैयार करो और पिछली 3 यूनिट को रिवाइज करो। तुम पढ़ने में और रिवीजन में अंतर समझते हो? रिवीजन आधे घंटे में हो जाती है, रिवीजन आधे घंटे में हो जाती है, किसी चीज़ को पढ़ने में समय लगता है। तुम्हारे एग्ज़ाम की तैयारी अब चल रही है, अभी जब तुम सीख रहे हो, ये तैयारी है। एग्ज़ाम से पहले की जो छुट्टी मिलती हैं 2 दिन 3 दिन, वो केवल किस लिए होती हैं? रिवीजन के लिए। और मैं बिल्कुल एक बात तुम्हें बता सकता हूँ एक विद्यार्थी के पर्सपेक्टिव से, कि अगर इंसान ने ढंग से पढ़ाई की है तो रिवीजन आधे घंटे में कर सकता, उसे मालूम है अच्छे से मुझे क्या आता है क्या नहीं आता। तो जो आता है वो उसके दिमाग में है, जो नहीं आता है उसको पढ़ने में आधे से 1 घंटा लगता है। मैं 10वीं के बोर्ड के पेपर में मैथ में 9 दिन की छुट्टी मिली थी, आखिरी के दिन शाम को 2 घंटे पढ़ा था, बस कहानी ख़त्म, पैसा आ जाओ। नंबर 95 थे मैथ में 100 में से। आई बात समझ में? तुम थोड़ा अपने पढ़ने के तरीके को सुधारो, तुम पढ़ते गलत तरीके से हो। तो हम केवल 3 यूनिट की तैयारी करेंगे, लेकिन ऐसी तैयारी करेंगे कि उसका सब कुछ कवर कर लेंगे और अच्छे से उसको लिख लिख के देखेंगे, ताकि दोबारा से उसको हमको तैयार करना ना, अगली बार जब एग्ज़ाम आएगा तो अगली यूनिट, उससे अगली यूनिट उठाएंगे। ऐसा करके 2-3 एग्ज़ाम जब पूरे पूरे हो जाएंगे तो तुम्हारी पूरी बुक क्या हो जाएगी? तैयार। ज़्यादा के पीछे मत भागो, यहाँ ये स्ट्रेटेजी काम नहीं करेगी। ये 9-10 तक चलती है, 11-12 में अटक जाती है। वहाँ सेक्टर 11 वाले इंस्टीट्यूट पर एक बालक जो है, स्टार्टिंग से मैं बता रहा हूँ, बहुत ओवर कॉन्फिडेंट, मतलब मैं बता रहा हूँ कि भाई भैया तू कितना ही 30 मार्क का क्यों ना हो, 11th क्लास में बैंड बज जाएगी। नहीं मानी बात, लटक गए, फेल हो गए। अब देखो, समझाना हमारा काम और रास्ते पे चलना तुम्हारा काम। हम तो गाइड कर सकते हैं। वर्क के टाइप्स पढ़ते हैं। पहले मुझे एक बात बताओ, सुनो, क्या वर्क को ऊपर ऊपर से पढ़ा के निकल जाऊं या थोड़ा गहराई में से भी पढ़ा दूं? तुम लोग कह रहे हो। अब मुझे बिल्कुल दोष ना देना, मैंने इसीलिए तुमसे पूछा, तुमने कहा गहराई से पढ़ाइए, मैं पढ़ा रहा हूँ। आओ जरा टाइप्स ऑफ वर्क से पहले एक और चीज़ समझ लो, बहुत अच्छी बात। ये बात तुम्हें पुस्तिकाओं में लिखी हुई नहीं मिलेगी जो मैं बताने जा रहा हूँ। जैसे मान लो ये एक दीवार है, ये एक वॉल है ऐसे, ठीक है भैया। इस वॉल के ऊपर ना एक स्पंज रखा हुआ है कुछ इस तरीके से, ये टेढ़ा बना, बट ठीक है, स्पंज रखा हुआ है। अब क्या किया गया कि हमने ना इस स्पंज पे ऐसे फोर्स लगाई F। देखो, हमने फोर्स लगाई F, बोलो सही है? स्पंज दबेगा, लेकिन कहीं को जाएगा या नहीं जाएगा? नहीं, वहीं का वहीं है, क्योंकि इधर से दीवार लगी हुई है। तो तुम लोग सोच के बोलो, क्या इस केस में कोई वर्क हुआ? क्या इस केस में कोई वर्क हुआ? यस और नो? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो इस केस में कोई वर्क? आप बिल्कुल गलत हैं। वर्क हुआ, वर्क हुआ। यहीं पे मैं तुम्हारे मिथ थोड़े से तोड़ देता हूं। किताबों में लिखा होता है वर्क का फॉर्मूला है Fs cos थीटा, समझना बात को। और साथ में ये भी लिखा होगा कि S जो है वो डिस्प्लेसमेंट है ऑफ द बॉडी। बॉडी के डिस्प्लेसमेंट को S बोला जाता है, लेकिन यह बात सही नहीं है। यह फिर से किताबी ज्ञान है, बेवकूफ़ बनाने के लिए अच्छा है। अच्छे लेवल की फिजिक्स पढ़ोगे तो यह बिल्कुल गलत है। होता क्या है, करेक्ट वर्जन क्या है? करेक्ट वर्जन है कि S जो है वो डिस्प्लेसमेंट होती है ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स की। ये डिस्प्लेसमेंट होती है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स की, और ये असल ज्ञान है। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स का मतलब है उस पॉइंट की डिस्प्लेसमेंट जिस पॉइंट पे तुमने फोर्स लगाया। उदाहरण के तौर पे यहां अगर ऑब्जर्व करोगे तो ये अगर स्पंज है, अगर मैं अपनी फिंगर से इसको ऐसे पुश करूंगा तो जिस पॉइंट पे मेरी फिंगर टच हुई है वो पॉइंट कहां चला जाएगा? अंदर।
तो जिस पॉइंट पे मैंने फोर्स लगाया उसकी डिस्प्लेसमेंट हुई, और क्योंकि उसकी डिस्प्लेसमेंट हुई इसलिए इस केस में भी कुछ ना कुछ वर्क होगा। अरे चिरकुचो, एक बात सोचो, अगर वर्क नहीं होता तो स्पंज दबेगा क्यों? अगर कोई कार्य ही नहीं हुआ तो तुमने स्पंज पे फोर्स लगाया, अरे वो दबा के नहीं दबा? तो दब कैसे गया? फिर एनर्जी कहीं से तो आई होगी। अरे सोच के देख, अगर वो अंदर दब गया तो इसका मतलब कुछ ना कुछ वर्क हुआ ना। इसलिए ये फॉर्मूले में थोड़ा सा ये ध्यान रखना, स्पेशल केसेस ऐसे भी लग जाते हैं कभी कभार कि एस बॉडी की डिस्प्लेसमेंट नहीं होती है, एस उस पॉइंट की डिस्प्लेसमेंट होती है जहां पे हम फोर्स लगाते हैं। क्या ये बात पल्ले पड़ गई? उतार लेना जरा, इसको उतारो, फिर जरा टाइप्स ऑफ वर्क पे भी आएंगे। अरे नहीं, अभी नहीं बना रहे। सेम, वो भी दब जाता है। गौरा एकदम एक्सट्रीम केस में दिमाग लगाते हुए, अच्छी बात है, चलना चाहिए दिमाग। दिमाग चलेगा तभी तो पता चलेगा। आज हम खत्म कर लेंगे वर्क को, टेंशन मत लो। अगली क्लास में पावर को, फिर केवल क्या रह जाएगा? एनर्जी। तीन ही पार्ट है ना इस चैप्टर के, वर्क, एनर्जी एंड पावर। वर्क और पावर को पहले लपेटेंगे, या हो सकता है समय बच गया तो पावर को तो आज भी लपेट देंगे। 41 हो गए, फिर नहीं लपेटेंगे, वर्क को लपेट देंगे। डर क्यों रहे हो गया बेटा? लिख लिया गया है? तो अब देखो, हटा दूं इसको, देखेंगे। अब बात करें अगर टाइप्स ऑफ वर्क की, तो देखो डरने वाली कोई बात नहीं है। वर्क 3 वैरायटी का होता है। वर्क इज ऑफ 3 टाइप्स। कौन कौन से वर्क होते हैं भैया? एक होता है जी पॉजिटिव वर्क, एक होता है जी जीरो वर्क, एक होता है जी नेगेटिव वर्क। तो 3 तरीके का वर्क ऑल इन ऑल होता है। पॉजिटिव वर्क, जीरो वर्क, नेगेटिव वर्क। आसान बात, क्योंकि वर्क का फॉर्मूला एफ एस कॉस थीटा है। समझने वाली बात यहाँ पे क्या है, चाहो तो अब देखो, रट्टू लोग तो हर चीज़ में रट्टा लगाएंगे, लेकिन लॉजिक ये कहता है कि हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री में क्वाड्रेंट्स थे वो पढ़े हैं। हम जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री में 4 क्वाड्रेंट हैं, होते हैं ना भैया, मैंने भी पढ़ाए थे 1 2 3 4। और इसको पढ़ते ऐसे हैं, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। अब मुझे मालूम है ए में ऑल पॉजिटिव, एस में साइन पॉजिटिव, टी में टेन पॉजिटिव और सी में कॉस पॉजिटिव। तो तुम ध्यान लगा के देखो कॉस थीटा कौन कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है भैया? इस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है 0 से 90, इस क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव है 270 से। तो अगर थीटा की रेंज ये रहती है तो वर्क डन क्या आएगा? इन दोनों क्वाड्रेंट्स में कॉस थीटा क्या है? तो यहां पे वर्क डन क्या आएगा? और जहां पे कॉस थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी वहां पे वर्क डन भी क्या आ जाएगा? 0। अरे भाई, वर्क का जो साइन है वो किसके साइन पे डिपेंड करेगा? कॉस थीटा के साइन पे। किसके साइन पे डिपेंड करेगा? तो ध्यान लगा के देख, पॉजिटिव वर्क हम लोग कब बोलेंगे कि अगर थीटा 0 से 90 डिग्री हो और बोलो 270 से 360 डिग्री हो, तब हम कहेंगे कि हमारा वर्क क्या निकला? पॉजिटिव। यार हाँ ना बोलो, मुझे लगा नहीं तो मैं आया। पक्की बात, आ गया। जीरो वर्क कब बोलेंगे? अगर थीटा हो जाए 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि cos 90 की वैल्यू क्या होती है? थीटा के 90 होते ही वर्क डन क्या हो जाएगा? 0। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, एक एग्जाम्पल जीरो वर्क का। जीरो वर्क का एक एग्जाम्पल, ध्यान से सोचो। अ कुली कैरिंग वेट ओवर हिज हेड। एक कुली
जो अपनी खोपड़िया के ऊपर वजन लेकर के चल रहा है वो जीरो वर्क करता है। ये बात कुली को कभी मत बोलना, बहुत मारेगा, मैं बता रहा हूँ सच्ची में, ये बात कुली को कभी भी नहीं। लेकिन कैसे, आओ जरा चित्र बना के देखें ऐसा कैसे हो रहा है। देखो एक कुली बना लेते हैं भैया, देखो कुली, कुली, ये क्या है, कुली, ये यही कुली है, ठीक है, ज़्यादा नहीं बोलो, नहीं मेरी ड्राइंग बहुत ज़बरदस्त भी है, तुम्हें पता ही है, फिर पहचान भी नहीं पाओगे। ये कुली है, नींबू लग रहा है, ठीक है, तू लिख ले नींबू है। अब इसने वजन अपने सिर पे रखा हुआ है, हाँ ना बोलो। अच्छा, वजन को होल्ड करने के लिए ये फोर्स किधर को लगा रहा है, ऊपर को। भाई ऐसे ही तो लगाएगा, किसी चीज़ को हम ऊपर रखेंगे तो होल्ड करने के लिए फोर्स किधर को लगाएंगे, ऊपर को, और ये चलेगा आगे। और जब ये चल रहा है आगे तो डिस्प्लेसमेंट किधर को हो रही है, इधर को। ध्यान लगा के सोचो, ये हुई डिस्प्लेसमेंट और ये लगी फोर्स। बोल भैया ये एंगल कितना डिग्री बना, और इसीलिए वर्क डन क्या आ रहा है, जीरो। इसलिए वर्क डन क्या आ रहा है। एक और एग्जांपल बताता हूँ, देख जीरो वर्क का, देख ध्यान से। मैंने हाथ में किताब होल्ड कर ली है, कॉपी है सॉरी, और ऐसे इसको होल्ड करके, ध्यान से समझना, ऐसे इसको होल्ड करके अब मैं आगे ऐसे चल रहा हूँ। अभी भी वर्क डन क्या है, जीरो। अभी भी वर्क डन क्या है, क्यों है वर्क डन जीरो, आओ जरा समझें वंस अगेन, क्यों है वर्क डन जीरो। इस कॉपी को होल्ड करने के लिए ध्यान से देख, मैंने फोर्स किधर को लगाई है, ऐसे ही मैं जा किधर रहा हूं, थीटा कितना आया, थीटा कितना आया, फिर से वर्क डन क्या हो गया, जीरो। मतलब कहने का ये हुआ कि जब कभी भी थीटा 90 डिग्री हो जाएगा वर्क डन हमारा क्या आएगा भैया, जीरो। बोलो क्लियर है। अब बात आ जाती है नेगेटिव वर्क की, है ना। तो नेगेटिव वही वाली कहानी, अगर थीटा की वैल्यू 90 टू 270 डिग्री कहीं भी आ जाए तो वर्क डन भी क्या आ जाएगा, वर्क डन भी क्या आ जाएगा। एग्जाम्पल, इस बात का भी हमको क्या पढ़ना है, एक एग्जाम्पल। आओ एक एग्जाम्पल पढ़े इसका, आओ आओ एक एग्जाम्पल पढ़े। ये एक बॉल है, ध्यान से समझना, ये क्या है, एक, ध्यान से, ये एक बॉल है। मैंने क्या काम किया भाई, मैंने इस बॉल को ऐसे ऊपर फेंक दिया। बॉल सही है, अरे हाँ ना बोलो। जब बॉल को ऊपर फेंकूंगा तो बॉल जाएगी भी किधर, अरे वाह भाई वाह, मजा ही आ गया। बॉल को फेंका भी ऊपर, बॉल गई भी ऊपर, तो मैंने फोर्स किधर को लगाई, डिस्प्लेसमेंट किधर को हुई। अच्छा ध्यान लगा के बता, इस केस में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल बोल कितना डिग्री है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल कितना डिग्री है। और अगर थीटा जीरो होगा तो वर्क डन क्या आना चाहिए, पॉजिटिव। वर्क डन क्या आना चाहिए, हाँ बिल्कुल सही है। वर्क डन, ध्यान से समझो, वर्क डन बाय पर्सन, जिस पर्सन ने भी इस बॉल को फेंका है उसके द्वारा किया गया वर्क क्या है, पॉजिटिव। लेकिन जरा ध्यान लगा के सोच, जब ये बॉल ऊपर जा रही होगी, ध्यान से सोचियो, जब ये बॉल ऊपर जा रही होगी ठीक उस समय ग्रेविटी इसको पकड़ के कहां खींच रही होगी। ये कौन सी फोर्स है, ग्रेविटी की। ये कौन सी फोर्स है, तो सोच के देख, मैं किसी भी चीज को ऊपर फेंकता हूं, टिचुप, तो बॉडी तो ऊपर जा रही है पर ग्रेविटी उसे पकड़ के कहां खींच रही है। लेकिन बॉडी जा किधर रही है, ग्रेविटी कहां खींच रही है, फोर्स नीचे, डिस्प्लेसमेंट, एंगल कितना डिग्री, 180 डिग्री। एंगल कितना डिग्री, और 180 डिग्री बनते ही वर्क डन क्या हुआ, वर्क डन क्या हुआ। मतलब इस वाले केस में मैं ये कह सकता हूं कि वर्क डन बाय ग्रेविटी इज नेगेटिव। मैंने जो वर्क किया वो क्या है, पॉजिटिव। ग्रेविटी ने जो वर्क किया वो क्या है, अरे भाई ग्रेविटी का वर्क नेगेटिव था, तभी तो बॉडी ऊपर जा रही है। बॉडी हमेशा उसकी डायरेक्शन में मोशन करती है जिसका वर्क पॉजिटिव होता है। हमेशा उस डायरेक्शन में बॉडी चलेगी जिसका वर्क क्या होगा, नेगेटिव वर्क की डायरेक्शन में कभी भी बॉडी, ग्रेविटी का वर्क कभी पॉजिटिव हो सकता है इस केस में, क्यों नहीं हो सकता। बॉल ऊपर गई, फिर जब नीचे आएगी, फिर जब कहां आएगी, सोच के देख, जब मैंने बॉल को फेंका तो वो टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंच गई, वहां से अब वो कहां आ रही है, उसको खींच भी कौन रहा है, किधर को खींच रही है, बॉडी आ भी किधर रही है। अब थीटा कितना हो गया, 0 डिग्री। उस केस में ग्रेविटी का वर्क डन क्या हो गया, इसीलिए तो वो बॉल को नीचे ला पा रही है। जब तक उसका वर्क डन नेगेटिव है वो बॉल को अपनी डायरेक्शन में चला
अरे भैया हाँ ना बोलो। ये सेम केस तुम लगा के देख सकते हो कार पे। ओहो, दो लाइनें आ गई। कार पे एक कार ले लो, ये लो एक कार ले लो। कार, देख इंजन इस कार को चलाने के लिए फोर्स किधर को लगा रहा है? आगे को। कार चल भी किधर रही है? तो इंजन का वर्क डन क्या हुआ? लेकिन फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन का वर्क डन क्या हुआ? एक का वर्क डन पॉजिटिव होगा तो पक्का दूसरे का क्या होगा, अगर दो फोर्स लग रही हैं तो। अच्छा, क्या फ्रिक्शन का वर्क डन पॉजिटिव हो सकता है? हैं? देखो यार, अब ये तो लॉजिक वाली बात है। क्या फ्रिक्शन का वर्क डन पॉजिटिव हो सकता है? अरे कौन वो महान लोग हैं जो कह रहे हैं यस सर, किसी ने तो बोला था। योगेश बाबू कह रहे हैं फ्रिक्शन की वजह से सर बॉडी चलेगी। सर आप खड़े हो ऐसे, अब फ्रिक्शन गई सर बढ़, अब आप अपने आप पीछे को भगोगे। फ्रिक्शन का वर्क डन तो तभी पॉजिटिव हो सकता है ना, फ्रिक्शन का वर्क डन कभी भी पॉजिटिव नहीं होता। अरे भैया हाँ ना बोलो। क्या तुम्हें ये बात समझ में आई? एक साइन कन्वेंशन के हिसाब से देखो, सुनो सुनो, सितारा लगा लीजो और लिख दीजो, इफ वर्क इज डन बाय द सिस्टम। हाँ मुझे पता था ये आवाज पीछे से जरूर आएगी, सिस्टम। इफ द वर्क इज डन बाय द सिस्टम, it is taken as positive, and if work is done on the system, it is taken as negative। अगर सिस्टम ने वर्क किया, अगर तुम लोग बड़े बदमाश हो, अगर सिस्टम ने वर्क किया तो वो वर्क पॉजिटिव, अगर सिस्टम पे वर्क हुआ तो वो वर्क, ये साइन कन्वेंशन है फिजिक्स की ना, ये केमिस्ट्री वाले मास्टर जी भी बताएंगे तुम्हें, उतारो जरा ध्यान से। एक ऐसा सवाल देना बनता है, जाओ पूछ आओ किसी से भी, कैसे ही भी, अगर हो जाए तो बहुत अच्छा लगेगा हमको। किसी से भी सॉल्यूशन ढूंढ लो, यूट्यूब पे, संटाग्राम पे, जहां मिले। इतने कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं अर्थात कि होगा नहीं। सीधी सी बात। ट्रक, देखो हम ऐसे ही ट्रक बनाते हैं। सो ये है ट्रक। सवाल को समझ लो, लिखवाऊंगा नहीं, समझा ही रहा हूं क्या कह रहा है सवाल। ट्रक जा रहा है इधर, ट्रक के ट्रेवल करने की रफ्तार है 2 मीटर पर सेकंड। ट्रक पर रखा है एक ट्रायंगुलर वेज, और इस वेज पर रखा है एक ब्लॉक, ऐसे, ठीक है। जो एंगल है ये 37 डिग्री है। ब्लॉक का मास 2 किलो है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.1 है। ब्लॉक इज एट रेस्ट विद रेस्पेक्ट टू वेज। मतलब ये ब्लॉक कहीं भी नहीं जा रहा, यहीं का यहीं रखा हुआ है। तो पता लगाइए, कैलकुलेट वर्क डन बाय फ्रिक्शन इन 2 सेकेंड्स। 2 सेकेंड में फ्रिक्शन ने कितना वर्क किया, वह वर्क आप पता लगाइए। यह सवाल आपके दिमाग के सारे तार खोल देगा अगर ढंग से सोचोगे। हमको उम्मीद है इसका सॉल्यूशन कहीं भी मिलेगा नहीं।